इस पर्टिकुलर स्पेस में जो स्मॉल कैप स्पेस है, वहाँ पे आपको क्या लगता है कि एआई का अडॉप्शन कितना हो पाएगा? आप देखें ग्लोबली वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स इन एआई एरा व्हिच इज नॉट अ कन्वेंशनल एआई स्टॉक इज एक्चुअली वॉलमार्ट। आपने एक अप्रोच बताया कि कंपनी को पिक करने का अप्रोच आपका थोड़ा बॉटम अप है। सो एग्जैक्ट प्रोसेस के थ्रू अगर आप हमको वॉक थ्रू कराए कि कैसे आप कंपनी सेलेक्ट करते हो या सेक्टर सेलेक्ट करते हो। तो हमारा सिंपल प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिमाग में ये है कि वी शुड बाय अ स्टॉक which will double in 3 to 4 years with reasonable probability. इट्स टाइम, अगर इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छा करना है, गवर्नमेंट केपेक्स के अलावा प्राइवेट केपेक्स का हाथ बहुत बड़ा होना चाहिए। I think it's now super important for India to मतलब आप इतने बड़ा फंड मैनेज करते हो तो फंड में से अगर आपको 2 या 5 स्टॉक से निकलना हो, एक सेक्टर से निकलना हो, दैट मैटर, हाउ डू यू प्लान योर एग्जिट? so one is Head of Equity, Bandhan AMC. Joining me now is our market master, भारतीय बाजारों पर बहुत ही गहरी और तगड़ी पकड़ रखते हैं। Manish Gundwani. Manish Gundwani. आइए स्वागत करते हैं बंधन म्यूचुअल फंड के हेड ऑफ इक्विटीज। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम बहुत दिनों से म्यूचुअल फंड के स्क्रीनर्स रन करते आए हैं। उसमें हमने स्मॉल कैप्स के बारे में भी स्क्रीनर्स रन किए हैं, और एक नाम जो हमेशा उन स्क्रीनर्स में उभर के आया है, चाहे हम कोई भी पैरामीटर रन करें, इज़ द बंधन स्मॉल कैप फंड। सो वो फंड में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, व्हाट इज़ बीन सो गुड अबाउट द फंड इन द लास्ट 3 years 5 years स्पेशली, वो समझने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं खुद मनीष सर, जो इस फंड को मैनेज कर रहे हैं एट द वेरी सेम टाइम बंधन के CIO है। इनके पास्ट एक्सपीरियंस में ही हैज़ हेडेड ICICI, Nippon as CIOs and senior fund manager. So he comes with an immense experience of around 15 to 20 years. आज इनसे ही समझेंगे कि exactly वो बंधन स्मॉल कैप फंड के साथ क्या कर रहे हैं ऐसा, जिसकी वजह से उनका पिछले 5 साल 3 साल का केगर इतना अच्छा रहा है, और वैल्यूएशन टर्म्स में भी इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं लगता है वो फंड। सो विद दिस आई वेलकम यू मनीष सर, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस विद अस। टू बिगिन विद सर, व्हाट इज़ द स्ट्रैटेजी लाइक? आपके फंड में करीबन आज के टाइम पे 240 250 स्टॉक्स है, which is as good as a index, but still there is good outperformance, there's alpha generation। तो कैसे कर रहे हो सर? so first of all आप जब ये नंबर ऑफ स्टॉक्स देख रहे हो you should keep in mind that the small cap universe is very big. देखिए लार्ज कैप में 100 स्टॉक्स हैं और फंड में 50 स्टॉक रहते हैं। हमारे ख्याल से जो इंस्टीट्यूशन स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं विद अ फिल्टर ऑफ लेट्स से मार्केट कैप मोर देन 3000 crores, reasonable good growth, reasonable corporate governance, that might be 600 700 stock, and owning 200 is still one third of the universe. So my point is that ये जो हम फिल्टर कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ रीजनेबली स्ट्रॉन्ग फिल्टर। सेकेंड इज आई थिंक आवर स्ट्रैटेजी और फिलोसफी रादर इज दैट कि हमें आउट परफॉर्मेंस जो क्रिएट करना है वो ज़्यादा सेक्टर या स्टाइल या कुछ मैक्रो पे बेट करके नहीं करना है, ज़्यादा बॉटम अप रिसर्च से करना है, जिसलिए हम मोस्टली एवरी सेक्टर में थोड़ा एक्सपोजर रखते हैं। सो दैट इज़ वन रीज़न वाई द नंबर ऑफ स्टॉक ज़्यादा है, एंड ऑल्सो होपफुली इट विल गिव रेजिलियंस टू द परफॉर्मेंस कि ना हम ये बेट कर रहे हैं कि मार्केट बहुत सिक्लिकल हो जाएगा या मार्केट बहुत डिफेंसिव हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि कोई भी मैक्रो एनवायरनमेंट में हम बहुत पीछे नहीं पड़ते। मे बी वी आर नॉट टॉप बट बिकॉज वी हैव एक्सपोजर टू ऑल सेक्टर्स ऑल स्टाइल्स we are not getting knocked off when the macro changes, and last 3 years में हमने 2-3 बार मैक्रो को चेंज होते हुए देखा है कि suddenly in 2023-24 macro to 24 first half at least it was a bull market, then last 18 months has been a very tight market. So that's number one. Number two ये भी है कि आपको intrinsically ये सोचना पड़ेगा कि smaller companies are a bit more fragile versus larger companies, which is why we don't have a concentrated portfolio, because इसमें क्या होता है कि कुछ रेगुलेशन चेंज आया, कुछ मैक्रो वेरिएबल चेंज हुआ, कोई CEO छोड़ गया, कोई बड़ा क्लाइंट छोड़ गया, तो ये कंपनीज पे बिजनेस इम्पैक्ट ज़्यादा होता है वर्सेस लार्ज कैप कंपनीज। तो दैट इज़ अनदर रीज़न वाई वी रन अ वेरी ग्रैनुलर पोर्टफोलियो। एंड तीसरी बात ये भी है कि लिक्विडिटी ऑफ द स्टॉक। देखिए अगर लेट्स से स्टॉक चल गया, आपको लग रहा है ओवर वैल्यूड है, तो आपको बेचना है, तो इसमें इतनी लिक्विडिटी नहीं होती है जितनी लार्ज कैप में होती है। तो अगेन दैट इज अनदर रीज़न वाई हम लोग एक स्टॉक में 2-3% से ज़्यादा रखते नहीं हैं। एंड सर, जैसे स्मॉल कैप्स की जनरली हम जब वैल्यूएशन देखते हैं,
तो इवन द इंडेक्स एट अ ब्रॉडर लेवल 25-26 के प्राइस टू अर्निंग्स ट्रेलिंग मल्टीपल पे हमको दिखता है। बट ऑन दी अदर हैंड हमारा जो फंड है उसका वैल्यूएशन भी कंपैरेटिवली लो है। तो क्या ये मान सकता हूँ कि ये फंड थोड़ा सा वैल्यू की तरफ ज़्यादा स्क्यूड है? अ, दो चीज़ें इसमें थोड़ा ये सही है कि हम लोग थोड़े वैल्यू कॉन्शियस हैं, बट ऑनेस्टली हमारा ये टारगेट नहीं होता है कि हमारा फंड का पी इंडेक्स के पी से कम हो। ऐसा कुछ रूल नहीं बनाया हमने हमने मॉनिटर भी इतना ज़्यादा नहीं करते हैं। अल्दो ये हो जाता है बिकॉज थोड़ा वैल्यू कॉन्शियस है, बट आई थिंक मैक्रो कॉन्टेक्स्ट में आजकल ग्रोथ में इतनी अनसर्टनिटी है, तो ये थोड़ा इससे भी ड्रिवन है कि टुडे नॉट ओनली बिकॉज ऑफ दिस वॉर, बिकॉज वॉर तो टॉप ऑफ द माइंड है, बट आप देख रहे हो कि एआई का जो इम्पैक्ट है ऑन जॉब्स ऑन इकोनॉमीज ये बहुत अनसर्टन है। तो ये एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ सेंट्रिक पोर्टफोलियो इंट्यूटिवली हमको सेंस नहीं दिख रहा है कि 50-100 पी के आप स्टॉक लेंगे, बिकॉज दुनिया में ग्रोथ आउटलुक इतना स्ट्रांग नहीं है, नीदर इंडिया में भी इतना ग्रोथ आउटलुक स्ट्रांग है कि आप कह सकते हो कि काफ़ी कंपनीज 30-40% अर्निंग्स ग्रोथ दिखाएंगी। तो थोड़ा ये एनवायरनमेंट पे भी है। और कभी क्या होता है ना, हमारा फंड बहुत ज़्यादा बॉटम अप ड्रिवन है, तो अभी जो सेक्टर्स में हमको वैल्यू दिख रहा है वो कोइंसिडेंटली वैल्यू सेक्टर है। जैसे आई कैन गिव यू एग्जांपल, जैसे टेक्सटाइल है या रियल एस्टेट है, ये थोड़े एसेट हैवी इंडस्ट्रीज हैं। मे बी स्ट्रक्चरली दे आर नॉट वेरी हाई ग्रोथ कंपनीज, बट इफ यू सी द वैल्यूएशंस वर्सेस आइदर देयर हिस्टोरिक वैल्यूएशन और एब्सोल्यूट वैल्यूएशन वर्सेस मार्केट वैल्यूएशन, हमको ये सेक्टर्स में वैल्यू लग रहा है। ये ऑब्वियसली कुछ ग्लैमरस सेक्टर नहीं है, मोमेंटम सेक्टर नहीं है, बट बिकॉज बॉटम अप से हमको ये सेक्टर्स ठीक लग रहे हैं एंड दे टेंड टू बी वैल्यू सेक्टर्स। ऐसा भी टाइम आ सकता है कि हमें कैपिटल गुड्स अच्छा लगे जो यूजुअली हाई पी सेक्टर हो, बट द होल पॉइंट हेयर इज हम लोग का फंड ज़्यादा मैक्रो कॉल नहीं लेते हैं, हमको जो बॉटम अप ठीक लग रहा है स्टॉक वही लेते हैं। तो अब वो कोइंसिडेंटली ये है कि जो लो पी सेक्टर्स हैं वहाँ ज़्यादा वैल्यू दिख रहा है। करेक्ट सर। टेक्सटाइल में सिंस वो बिजनेस मोटा मोटी कमोडिटाइज्ड है, तो थोड़ा बहुत इंडिया में ही कंज्यूम हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा टेक्सटाइल्स की कंपनियां एक्सपोर्ट करके पैसा कमाती हैं। बट एक्सपोर्ट की तरफ इतनी ज़्यादा एम्बिग्यूटी है, क्लियरिटी नहीं है। तो आपको नहीं लगता क्योंकि कोई बाहर की पॉलिसी की वजह से टेक्सटाइल एकदम से इम्पैक्ट हो जाता है? वो सही है। देखिए पोर्टफोलियो जब बनाते हैं ऑब्वियसली यू सी रिलेटिव टू अदर सेक्टर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको लगता है कि इंडिया का जो डेमोग्राफिक्स है, एज अ कंट्री वी नीड टू क्रिएट लॉट ऑफ जॉब्स एंड टेक्सटाइल्स इज अ सेक्टर विच क्रिएट्स लॉट ऑफ जॉब्स। तो पॉलिसी सपोर्ट बहुत आएगा और आप देखेंगे कि जो एफटीएज हुए हैं पर्टिकुलरली यूरोप के साथ, देयर इज वेरी फेवरेबल आउटकम फॉर टेक्सटाइल्स। सेकेंड बात ये है कि एंड ये थोड़ा आप कह सकते हो कि इन अ वे हेजिंग है मैक्रो लेवल पे। देखिए इंडिया के कंट्री का बिगेस्ट एक्सपोर्ट अभी सर्विसेज है और एआई का इम्पैक्ट क्लियर नहीं है, बट एक प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि एआई की वजह से एक स्लो डाउन आए सर्विसेज एक्सपोर्ट में, बिकॉज लॉट ऑफ कोडिंग लॉट ऑफ बीपीओ इज गेटिंग अफेक्टेड। तो अगर वो होगा तो यूजुअली क्या होता है कि अगर आपका एज अ कंट्री जो बिगेस्ट एक्सपोर्ट है वो स्लो डाउन होता है तो थोड़ा करेंसी भी प्रेशर आता है और जो दूसरे एक्सपोर्ट सेक्टर्स हैं उनके मार्जिन्स एक्सपैंड होते हैं, क्योंकि करेंसी अगर वीक होगी तो टेक्सटाइल का मार्जिन तो एक्सपैंड होगा। तो आप ये एक आर्गुमेंट भी है हमारा कि जो नॉन आईटी एक्सपोर्टर्स है उन पे थोड़ा हमारा फेवरेबल पर्सपेक्टिव ये है कि सी नो वन नोज एआई का कितना जॉब इम्पैक्ट होगा। मतलब हम सब पढ़ रहे हैं, हम सब एक्सपर्ट्स को सुन रहे हैं, ये भी हो सकता है कि एआई में एक्चुअली क्रिएट मोर जॉब्स देन बिफोर, बट as I said, it can be a macro hedge ki just in case AI kills a lot of GCC and IT services jobs, in which case India will have a problem in exports. Then I think the other exporters should benefit. एंड सर एआई का जैसे आपने बात किया, तो
इस पर्टिकुलर स्पेस में जो स्मॉल कैप स्पेस है, वहाँ पे आपको क्या लगता है कि एआई का अडॉप्शन कितना हो पाएगा? क्योंकि बहुत फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स भी है जिन्होंने अपनी कंपनी 20,000 करोड़ 30,000 करोड़ के वैल्यूएशन पे लेके आया है। सो उन लोग का अडॉप्शन इतना फास्ट होता है एआई की तरफ, या फिर इट इज स्लो एंड दे माइट सफर इन द फॉर अ स्मॉलर पीरियड एंड देन वो अडॉप्ट कर लेंगे बाद में? सो जनरली इफ यू सी, जो एक्सपर्ट्स का मानना है कि द सेक्टर्स वेयर एआई विल क्रिएट इम्पैक्ट, फर्स्ट तो ऑब्वियसली टेक सेक्टर लाइक कोडिंग एंड बीपीओ एंड ऑल दैट, उसमें तो ऑलरेडी दिख ही रहा है. The second is where the operating cost is very high, the number of people is very high, and by that metric, I guess banking and retail. This is where the impact of AI will be seen. Honestly, India में कभी ज़्यादा दिखा नहीं है, but I think that is where companies have the opportunity to cut costs. So आप देखिए globally one of the best performing stocks in the AI era, which is not a conventional AI stock, is actually Walmart. राइट. Because Walmart apparently has a perception that they have used AI very well to cut cost, to create merchandising which is very efficient for the customer using AI tools. They've also used AI to generate a lot of data analytics, which they sell as advertising for advertising and analytics revenue. So there is a lot of opportunity for non-conventional, non-IT companies also to create value using AI. Honestly, India mein, there is some perception that some banks or NBFCs are better in IT versus others, but have we seen it in results yet? It's not very clear, right? Now coming to small cap companies, honestly, I feel कि small cap companies क्या करते हैं कि they wait for the technology to become productized before implementing it. So if you take the example of ERP, for example, the initial movers जो थे globally, for them ERP used to be a 1 or 2 year project कि customize करो implement को, बहुत बड़ा project होता था. But obviously over 2-3 years then ERP became almost off the shelf, pure off the shelf तो नहीं, but ऐसे 2-3 महीने में हो जाता है implement. That is when the small cap, the smaller companies adopt it. Obviously, there'll be startups which which are AI first, as we call them, which will build a business model starting with AI. But India में वो अभी unlisted space में ज़्यादा है, listed में काफ़ी कम है. और सर आपने अप्रोच बताया कि कंपनी को पिक करने का अप्रोच आपका थोड़ा बॉटम अप है. सो एग्जैक्ट प्रोसेस के थ्रू अगर आप हमको वॉक थ्रू कराए कि कैसे आप कंपनी सेलेक्ट करते हो या सेक्टर सेलेक्ट करते हो, फिर उसमें एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हो एट एन एएमसी लेवल? It's obviously always a mix of top down and bottom up, but I think the philosophy of this fund, which is not probably the philosophy of diversified funds in general, because most of our diversified funds are benchmark centric. Here, we try to be more absolute return thinking. तो हमारा simple problem statement दिमाग में ये है कि we should buy a stock which will double in 3 to 4 years with reasonable probability. So it could be PE expansion, it could be earnings growth, it can be a combination of these two. Obviously, we try to buy when valuations are cheap. So PE, at least PE compression नहीं होना चाहिए. बट हम लोग का ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है कि लो पी स्टॉक से लेंगे. फॉर एग्जांपल वी ओन some very low profit internet platforms which are growing fast. So we are not differentiating why the stock will double. That obviously is bottom up कि every stock के लिए हमारा एक ये होता है कि thought process होता है. Ideally, most of that argument is bottom up. We may have at the back of our mind, just like we discussed, ki just in case AI disrupt services, then rupee may be weak, in which case textiles may do. But honestly, that's icing on the cake. The stock has to be cheap enough ki without using any macro or without using any regulation change, we feel ki just by earning growth or reversion of mean of P multiples to historic levels, that should double the stock. Obviously,
when you think like this on 10 stocks, your hit rate might be 6, it might be 7, it might be 4, it might be 8. It'll never be 10, never, hopefully will be 0. But yes, the return of the fund is actually an output of our hit rate on this. That is how we think about it. और सर आप पी रेशो को स्पेसिफिकली कैसे देखते हो कपलिंग विद द मैक्रो एंगल? क्या मैं पी को इन्फ्लेशन के साथ भी देखूं या पी को एक स्टैंडर्ड बेसिस पे देखूं हमेशा? देखियो, कंपनी का इंडेक्स का typically, very broadly, PE is a function of business model and management. Business model maybe there are broadly only two things that matter, which is your normalized return on equity and growth. And management to subjective हो जाता है. So sometimes we buy a stock saying कि ये management is better than what the PE in the, let's say it's PE in the industry के against PE stock का low है, but the management is better than the industry. Sometimes we do bet that PE may expand. But yes, I think a lot of our return is predicated on the fact that even if PE remains the same or just reverts to last 5-year average, 10-year average, whatever, the earning growth, which is ideally because of volume growth, yeah, reversion of, a lot of times what happens is because of some reasons, the margin has fallen, the, let's say in banks, credit quality is worse than normal. तो वो रिवर्जन टू मीन वाले बिट्स भी हम लेते हैं. यहाँ एक कुछ बड़ा थीमेटिक साइकिल है. जैसे initially when we started managing this fund in 2023, initial one of the themes that worked for us was the power capex cycle. So both domestic, because before that for 8-10 years the investment in power was very weak, and then also globally AI started picking up, because of which power capex started doing well. So sometimes we are lucky that we catch this thing. But as I said, the starting point then was when you looked at the stocks on a normalized margin or normalized growth, they looked cheap bottom up. It was not that we knew AI will come and drive power capex demand. So sometimes you're lucky, but we try to generally buy stocks where at least we will not lose money. सर जैसे आपने पावर सेक्टर की बात की, सो वी हैड सम इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस अबाउट पावर सेक्टर इन द पास्ट विद फ्यू फंड मैनेजर्स एज वेल. सो सबने ये कहा कि एज यू सेड 10 साल की एक सप्लाई क्रिएट ही नहीं हुई, अचानक से डिमांड आई, तो द केपेक्स साइकिल स्टार्टेड. बट क्या केपेक्स साइकिल भी मेरा उतना ही लंबा होता है जितना मेरा सप्लाई का ड्रॉट आउट होता है? The way I think about it, you enter a cycle based on valuation. You exit for various reasons. You can exit because of you think the cycle is played out. You can exit because even though if the cycle is strong, the valuation reaches a point where you say next 2 years look good, but ये stock का या तो P multiple या market cap looks very very high, and I don't want to risk कि next 2 years cycle चलेगा, एक साल चलेगा नहीं पता, but ये valuation में नहीं रखने ये stock. So it can be a combination of different things. So you can control the entry point better because you generally should buy where normalized margin, normalized growth के लिए stock is super cheap. Exiting, because see, we saw this in the power cycle that most of our argument for entering the cycle was domestic demand and supply, that whatever power capacity addition, the stocks were building as if we will never do power addition again, but we bought based on that. Right. Now the cycle actually became stronger because globally power capex demand started shooting up. Then thoda it becomes hard when to sell, honestly, because in a rising cycle, both PE and EPS go up, which is why the returns come very fast. And if you exit very early, you can feel left out. There's always guilt in the market. So you sell slowly and thoda wo you have to calibrate where the cycle is How do going. you sell, sir? मतलब आप इतने बड़ा फंड मैनेज करते हो, तो फंड में से अगर आपको 2 या 5 स्टॉक से निकलना हो, एक सेक्टर से निकलना हो, Yeah. for that matter, how do you plan your exit? So one is
because of that, we spread our bets because liquidity in one stock may not be enough. If you're playing a theme, it's good to spread your bets. Second is, as I said, thoda art hai ki you keep seeing what is the ownership of this sector in the other funds, because a lot of the last phase of a return in a bubble is actually what we call FOMO, right? The feeling of missing out. So if a stock is, let's say, owned by 7 out of 10 pairs, that is also a factor कि ये बहुत ज़्यादा ownership हो गया, मतलब कुछ भी disappointment आएगा तो ये stock गिरेगा बहुत. So it is a bit of art. It's not just about um, having a fixed P multiple or having a fixed EPS growth. But yes, also as you said, कि बड़े fund में it's better to start exiting a bit early, because once the down cycle starts, you will not get the liquidity to exit. Right. So the way I used to think when this fund was 3,000 crores and the way we think about this fund when it's 18-20,000 crores Right. is very different. Today we can't afford to be too late in selling if we get an upcycle in any stock. एंड सर जैसे ही फंड का साइज होपफुली 50,000 करोड़ से फॉर एग्जांपल इन द नेक्स्ट 3-5 इयर्स टच होता है, सो एट दैट पॉइंट इन टाइम आपका थॉट प्रोसेस और कैसे चेंज होएगा? विल यू बी मोर risk averse? General in rule that of case? thumb is the bigger the fund, you buy early and sell early, because as in, um, see, let's say when I say buy early, what I mean to say is, let's say there's a bank and you feel this bank should trade at 1 time book long term. So at 0.6 time book, I should have 3% in the bank, right? So when the fund is small, you can wait till it comes to 0.7 book and buy it till it goes to 0.6 time book. Right. When the fund is, let's say, 3x of that, then you should start buying at 0.8 book, because from 0.7 book to 0.6 book, the amount of stock being accumulate may not be enough to move the needle for a very big fund. So you start buying early, and let's say on the positive side, you feel that at 1.2 book you want to sell the stock. Then if the fund is 3x or 5x bigger, then you start selling at 1.1 book. So, and That is something that you need to do. so there's one more example. Say for example, fund size is 50,000 crores. Yeah. And आपको एक कंपनी पसंद आ रही है जिसका मार्केट कैप 5,000 करोड़ है. Yeah. आप सर उसमें 1% भी डिप्लॉय करोगे तो हाँ, the stock फिर will वो- move completely. yes. So how do you do that? Do you avoid those companies? Or No, into so directly my where- feeling is the better approach is, again, see, one thing very important is when you see this fund, you should not think or visualize that this fund is purely being managed by only fund managers. We have a research team which is big and experienced behind the fund. So the way I would think about that problem is, instead of one stock at 50 crores and then I need 5 ideas of 50 crores each, I will still buy 50 crores. It may not move the needle, which is why we have so many stocks. The thing is, a lot of people think तुम्हारे पास 0.1% है fund का, why do we need to own it? Is the fund manager able to pay attention to it? The thing is, as I said, it's not only the fund manager, right? For him, it is very important, right? That 0.1 is a misnomer in the sense that it gives a feeling that no one is bothered about that stock. But for the analyst, it could be a lot of skin in the game, because in his model portfolio, it might be very big weight, right? So the point here is that you build a system, you build a research team, you give them incentives to worry about these small cap stocks. And then the good part about India, I feel, is that the universe of small cap stocks will keep expanding, right? Because it's arithmetical that because large cap is only 100, mid cap is only 150, most of the new IPOs that will happen will come in the small cap space, right? And also a lot of emerging themes, a lot of emerging management teams. There is a lot of action there. So
So if this universe keeps expanding, the probability of getting more and more ideas keeps going up. और सर एक और चीज़ है कि जैसे मिड कैप में तेरा 150 स्टॉक्स, लार्ज कैप में तेरा 100, जैसे आपने कहा स्मॉल कैप का यूनिवर्स बड़ा है, तो क्या मेरे को वैल्यूएशन बेसिस पे भी अपॉर्चुनिटी स्मॉल कैप में बेटर मिल जाती है? बिकॉज इफ अ फंड मैनेजर इज इन्वेस्टिंग इन मिड कैप, ही हैज टू बी अ पार्ट ऑफ दैट 150 स्टॉक यूनिवर्स, एंड लाइकवाइज फॉर लार्ज कैप. सो पी मल्टीपल्स, एक्सपेंशन ऑफ पी मल्टीपल्स इज ऑलरेडी देयर, बट स्मॉल कैप में क्या वो अपॉर्चुनिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है? So ये थोड़ा साइकिल में चलता है बुल मार्केट में ऑब्वियसली बिकॉज देयर इज ओवर शूटिंग एंड अंडर शूटिंग इन मार्केट्स ऑल द टाइम कि थिंग्स गो अबव फेयर वैल्यू, थिंग्स गो बिलो फेयर वैल्यू. तो क्या होता है कि बुल मार्केट में लॉट ऑफ स्मॉल कैप स्पेस गेट्स प्राइस्ड above what looks like fair value. देखिए फेयर वैल्यू ऐसा ये हाइंडसाइट में ही पता होता है कि क्या फेयर वैल्यू है, बट इन जनरल क्या होता है स्मॉल कैप में रिटर्न्स भी फास्ट बनते हैं और रिटर्न्स खोते भी फास्ट है. तो दे ओवरशूट फेयर वैल्यू बुल मार्केट में एंड बेयर मार्केट में दे अंडरशूट. बट यस, अगर मैं अक्रॉस समझो 5-10 साल का व्यू लो तो जो प्राइसिंग इनएफिशिएंसी जो बोल सकते हैं कि लॉट ऑफ टाइम्स स्मॉल कैप का जो प्राइसिंग है वो फेयर वैल्यू से दूर है, वो ज़्यादा स्मॉल कैप में होता है. मिड और लार्ज में क्या है देखिए जैसे ये जो ब्रोकर एनालिस्ट है मिड और लार्ज कैप में 20-30 ब्रोकर्स वो स्टॉक पे रिसर्च कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं, और एवरी फंड मैनेजर वो स्टॉक को देख रहा है क्योंकि वो बड़ा मार्केट कैप है, कुछ ना कुछ पोजीशन रहता ही है हाउस का. तो ये तो सही लगता है मेरे को कि जो लार्ज और मिड कैप का जो कवरेज है उसमें प्राइसिंग एफिशिएंसी या जो इंफॉर्मेशन फ्लो है वो ज़्यादा परफेक्ट है. स्मॉल कैप में थोड़ा डिसलोकेशन हो जाता है वैल्यूएशन का कि जब बेयर मार्केट आता है तो बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं, जब बुल मार्केट आता है तो बहुत ज़्यादा चल जाते हैं. तो दैट वे फॉर अ एक्टिव फंड मैनेजर डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी ज़्यादा लगती है स्मॉल कैप स्पेस में. और सर जैसे जैसे लार्ज कैप में तो स्पेशली अब सब कहने लगे हैं कि इंडेक्स को बीट करना मुश्किल होते जा रहा है धीरे धीरे. मिड कैप में भी वो ट्रेंड दिख रहा है क्योंकि मिड कैप कंपनी इंडिया में इज एज गुड एज लार्ज कैप कंपनी ना. तो स्मॉल कैप में अल्फा जनरेशन को अपॉर्चुनिटी रहेगा ही इंडिया में, या फिर देयर बी अ पॉइंट आफ्टर 5-7-10 ईयर जहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी? देखिए इंडिया ना थोड़ा डिफरेंट मार्केट है. हम लोग लॉट ऑफ टाइम अपना जो लर्निंग होता है वो यूएस मार्केट को देख के होता है या जापानीज मार्केट को देख के होता है. दो तरफ से आई थिंक थोड़ा इंडिया लगे. एक तो ऑब्वियसली अपना क्योंकि बेस छोटा है तो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ ही ज़्यादा है, और जब नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ ज़्यादा होता है और आपका काफ़ी सेक्टर्स में रिप्रेजेंटेशन अभी पूरा हुआ नहीं है स्टॉक मार्केट में. जैसे फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी में जो मेच्योर इकोनॉमीज हैं वहाँ देर आर वेरी बिग टेक्नोलॉजी कंपनीज, वो अभी इंडिया में एमर्ज नहीं हुई है. तो एक तो ये होता है कि जो सेक्टर्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो काफ़ी बाकी है, तो दैट ग्रेट गिव्स यू थोड़ा अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट मोर अल्फा. मोर इम्पोर्टेंटली अपना जो इकोसिस्टम इवॉल्व हुआ है मे बी बिकॉज वहाँ मेच्योर मार्केट में ना जो प्राइवेट इक्विटी प्राइवेट क्रेडिट वाले जो इकोसिस्टम्स हैं वो बड़े हैं. तो यहाँ क्या होता है कि कंपनी लिस्ट जल्दी हो जाती है. जैसे अभी 200-300 मिलियन डॉलर कंपनी लिस्ट होना आई डोंट थिंक यूएस जापान में पॉसिबल है. ये क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता. मतलब एक तो ये है कि अपना प्राइवेट सिस्टम थोड़ा प्रॉब्ली अंडर डेवलप्ड है या टैक्सेशन की वजह से, बिकॉज लिस्टिंग कैपिटल गेन्स पे टैक्सेशन अट्रैक्टिव है मे बी इसकी वजह से. यहाँ तो सोशल नीड है कि मार्केट कैप एक सोशल नीड के लिए अच्छा लगता है जो भी है. सो दैट आई थिंक इज एडवांटेज फॉर एक्टिव फंड मैनेजर क्योंकि मेरा अगर यूनिवर्सिटी 600-700 स्टॉक है तो एक्टिव फंड मैनेजर को अल्फा क्रिएट करना इजी है. तो दैट वे अभी के लिए अभी कितने साल चलेगा डिफिकल्ट है प्रेडिक्ट करना, बट स्ट्रक्चरली आई थिंक इंडियन मार्केट इज मेड फॉर मोर अल्फा क्रिएशन देन अ मैच्योर मार्केट लाइक यूएस जापान. म्यूचुअल फंड्स में बहुत बार कहा जाता है कि पिछले 3 साल में जो फंड परफॉर्म किया
हो सकता है शायद वो आगे 3 साल में ना करे, क्योंकि इट इज़ अ पार्ट ऑफ द साइकिल, क्योंकि Yeah. वो फंड एक पर्टिकुलर फिलोसॉफी, साइकिल, स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग फॉलो करता है जो 3 से 5 साल चलती है, फिर कुछ और चलता है, फिर वापस वो चलता है। एज अ फंड मैनेजर आप कैसे सोचते हो कि मैं अभी 3 साल 5 साल इतना अच्छा परफॉर्म किया और आने वाले 3 साल 5 साल भी मैं टॉप पोजीशन पे रहूँ या फिर अच्छा परफॉर्म करूँ? सो क्या आप अपनी स्टाइल चेंज कर लेते हो या फिर स्टिक बाय स्टाइल एंड यू लेट द मार्केट डिसाइड द विनर? तो यू करेक्ट दैट एवरी फंड मैनेजर का एक लक साइकिल होता है कि वो कभी लकी होता है, लक इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बॉस। और इसका एक स्टाइल, एक इंसाइट होता है जो हमेशा नहीं चाहिए। जस्ट लाइक अ क्रिकेट बैट्समैन, राइट, कि बैट्समैन अच्छा हो बट एवरी टेस्ट एवरी इनिंग में सक्सीड नहीं होएगा। बट ऑल्सो आई थिंक थोड़ा स्ट्रक्चर ऑफ हाउ दैट आउट परफॉर्मेंस इज कमिंग इज इम्पोर्टेंट। कि अगर मेरा आउट परफॉर्मेंस, जो हम बात कर रहे थे पहले, कि अगर आउट परफॉर्मेंस बहुत सेक्टर स्टाइल कंसंट्रेशन से आ रहा है, कि समझो कि मैं बहुत सिक्लिकल पोर्टफोलियो रन कर रहा हूँ और इकोनॉमी अच्छा कर रही है तो मेरा पोर्टफोलियो अच्छा कर रहा है, वो एक तरीका होता है अल्फा या आउट परफॉर्मेंस क्रिएट करने का। और दूसरा तरीका ये कि ज़्यादा टॉप डाउन बेट मत लो, ज़्यादा सिक्लिकल डिफेंसिव बेट मत लो, और within sectors, within styles, you create outperformance. It may not be very glamorous, but I think ये जो है वो ज़्यादा resilient है। because मुझे लगता है कि जो टॉप डाउन कॉल्स है कि अब इंडिया का जीडीपी ग्रोथ क्या होगा, फेड का इंटरेस्ट रेट क्या होगा, ऑयल प्राइस कहाँ जाएगा, ये सब कंसिस्टेंटली कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। You might be right, 2 out of 5 or 3 out of 5 times. You cannot be right 4 or 5 out of 5 times. उसमें ना फिर जब रॉन्ग जाते हो तो बहुत मार पड़ती है मतलब। तो मुझे लगता है कि जो 2-3 साल में फंड अच्छा कर रहे हैं, काफी टाइम मेरे ख्याल से वो आउट इसलिए अच्छा कर रहे हैं क्योंकि वो लोग ने एक टॉप डाउन बेट लिया है। I like funds which are more bottom up than top down, because I think वो ज़्यादा consistently outperform करेंगे। सर एक दो नरेशंस चल रहे हैं। वन नरेशन इज टुवर्ड्स द एआई साइड ऑफ थिंग्स की इतना ज़्यादा हम जो आज के टाइम पे एआई की कंपनीज की वैल्यूएशन है वो आने वाले पहले 20 साल 30 साल को ऑलरेडी डिस्काउंट करके रखे हुए। तो एक साइड ऑफ नरेशन ये चलता है कि ये वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा स्क्यूड है और इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा टुवर्ड्स कंपनीज बिजनेसेस दैट आर फंक्शनिंग, और वहाँ पे जो ड्रॉ डाउन आया है या फिर जो गिरे, फॉर एग्जांपल आईटी कंपनीज हो गया, वो इतने नहीं गिरने चाहिए। तो आपका पर्टिकुलरली क्या टेक है ऑन द आईटी सेक्टर और ऑन द एंटायर टेक ऑन द एआई साइड ऑफ थिंग्स की इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हुआ या नहीं होगा? So I do think AI will create a big impact. I'm not very clear कि that necessarily is bad for IT services companies. It can be bad for some jobs, obviously, like a pure coding job, yes. But see, IT services company has 6 or 7 different segments. It's consulting, application development, BPO, infrastructure management, software product implementation like SAP, वो. So obviously, I think BPO and application development में impact ज़्यादा है. But it could also mean that the requirement for consulting, for package implementation may actually go up with AI, क्योंकि अगर AI business का fundamental function हो गया, जैसे बैंक है, correct? If उनका IT spend X% of revenue है, that may become 2X% because instead of opening branches, they may spend that money on AI. And while coding may not be big part of that incremental spend, but they may need consulting, package implementation, etc. Now, so netted, I still think IT services will have a challenge. But given the fall that has happened in these stocks over last 2-3 years, is it priced in? I'm not. I'm actually one of those sectors where I've just been equal weight now, saying कि समझ नहीं आ रहा, there is a positive, there is a negative.
free cash flow yield is very high. I mean, most of the large caps में free cash flow yield is 6 and 7 8%. IT services पे इतना कुछ बड़ा कॉल है नहीं. Will AI impact? Obviously, medium to long term तो definitely है. Which is why I was saying that in a way you should look at non-IT or non-service exporters in India, because if that impact, see that velocity, जो speed से वो impact आएगा, वो predict करना बहुत मुश्किल है. But as a hedge, in a way, it's good to look at pharma and textiles, etc. And second question was around the narration of private capex जो इंडिया में हो सकता है, और इसकी बात कई सालों से चलती आ रही है. इट्स टाइम, अगर इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छा करना है तो गवर्नमेंट केपेक्स के अलावा प्राइवेट केपेक्स का हाथ बहुत बड़ा होना चाहिए, और वो प्राइवेट केपेक्स होगा तब जाके हम अच्छा एक्सपोर्ट कर पाएंगे. तो क्या आपको दिखता है कि वो प्राइवेट केपेक्स के पॉइंट पे हम आ चुके हैं और उसकी वजह से इंडिया यहाँ से बहुत अच्छे से बेनिफिट करेगा नेक्स्ट 5-10 ईयर्स? इसमें ना मेरा होप है होगा, बिकॉज आई थिंक वी रीच्ड अ पॉइंट linked to what we were talking earlier about AI's impact on jobs. This service export driven model, देखिए इंडिया में $200 बिलियन रफली सर्विस एक्सपोर्ट्स है और 125 बिलियन रेमिटेंसेज है. सो इफेक्टिवली more than $300 billion of our forex earning is human talent. Right. Either they're working here or they're going outside and sending us the money. Now, as a country, I think if we think for next 10-20 years, given what has happened on two things. One is AI and geopolitics. I think it's now super important for India to have a lot of focus on manufacturing, which will actually mean also कि आपको infrastructure का quality improve करना पड़ेगा, because unless you have good infrastructure, you can't be exporters of manufacturing. तो मेरा top down call तो ये है कि India will need to have a big capex cycle. Whether it's government driven, it should be actually both. It should be government and private sector. Government does the infra side, private sector does pharma, textiles, capital good, auto ancillary sub. Because one is, as I said, if AI hits this 300 odd billion, you need something else to fill the gap. And also, I think the incremental thing that has happened over the last 1 year or 2 years is it's not only just for exports or jobs, it's also for डिफेंस. मतलब आप देख रहे हैं कि जैसे मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग में जो रेयर अर्थ्स है वो खाली चाइना के पास है. एंड इवन सुपर पावर लाइक यूएस इज नाउ स्ट्रगलिंग टू पुट प्रेशर ऑन चाइना, बिकॉज they know that they can't manufacture missiles without these rare earths from China. And that is a big wake up call, right? कि अगर जो दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर इज रियलाइजिंग कि मुझे अपने सप्लाई चेन पे कंट्रोल नहीं है, तो ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं है कि एवरी कंट्री विल मेक वॉट एवर दे कंज्यूम. बट आई थिंक यू कांट बी 10% ऑफ वॉट यू कंज्यूम. सी इंडिया में क्या है, अभी आप एनर्जी तो सब इंपोर्ट कर रहे हो, आप देख रहे हो कि थोड़ा डिसरप्शन आता है तो कितना इम्पैक्ट हो रहा है इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को. तो आप एनर्जी, रेयर अर्थ, बेसिक केमिकल, स्टील सब नहीं इंपोर्ट कर सकते ना आप. तो आई थिंक जस्ट फॉर नेशनल सिक्योरिटी एंड टू हैव नेगोशिएटिंग पावर विथ अदर कंट्रीज. सी इफ यू मैन्युफैक्चर 50% of what you consume, you can at least, and you're exporting that 50%, you will have some negotiating power with someone else. So I think it's the time where I think India needs to focus a lot. Now, whether it will happen at what pace it will happen, I don't know. But I do think that otherwise क्या है, आपके करेंसी पे बहुत प्रेशर आएगा. Because अगर by chance ये 300 billion doesn't grow at a good pace, then your ability to consume, your ability to invest will become very, very difficult. एंड सर, कमिंग बैक टू स्मॉल कैप्स, आप स्मॉल कैप्स की साइकिल को कैसे देखते हो? आई सॉ करेक्शन इन 2018, दैट वाज माय फर्स्ट पर्सनल करेक्शन दैट आई सॉ.
2020 big drawdown again. 2022 a small glimpse of what corrections are in small caps. And 2024, 2025 which was a mix of time correction as well as some price correction right now. तो उन corrections के time पे as a fund manager आप कैसे देखते हो उनको and how do you manage the funds at that point in time? देखिए, दे गो थ्रू काफ़ी वायलेंट साइकिल्स. we first of all, when we buy stocks or sell stocks, we try to be having higher margin of safety while buying and sell early just in case the down cycle comes. We also use cash level. जैसे 2023 में हमारा कैश लेवल 5-7% होता था. Then 2025 when things looked expensive, हमारा कैश लेवल 1.15% भी था. आज 10% पे अगर हाँ, आज समवेयर बिटवीन है. तो थोड़ा कैश लेवल से भी हम लोग ये साइकिल को, वोलेटिलिटी को मैनेज करते हैं. बट अल्टीमेटली more than cash, it is your discipline about not getting carried away in momentum and buying stocks where the upcycle is very strong and therefore a down cycle आने का काफ़ी चांस है. Or you buy stock at a very high P multiple because small cap में जैसे peak 2024 जून में lot of stocks in same sector were trading above large cap. तो वो देखिए ये भी आर्ट है, मतलब इसमें beyond a point human behavior का काफ़ी रोल है actually rather than research. But yes, you try your best not to be carried away in momentum. You try your best to not be in stocks where the upcycle has driven it, where margins or growth is very, very high, but that may not sustain. कुछ भी नेगेटिव न्यूज आते ही वो पूरा ग्रोथ हाँ. ओके. एंड सर जैसे आपने कहा कि कैश आज 8 to 10% होगा तो वो आप यूज करते हो ड्यूरिंग डाउन साइकिल्स. 15 to 20% एलोकेशन आप मिड और स्मॉल मिड और लार्ज कैप में भी रखते हो. Yeah. तो दैट रिमेन्स इंटैक्ट और इफ यू सी अ वेरी बिग करेक्शन तो वो वैसा भी डिप्लॉय देखिए मिड एंड लार्ज कैप अगेन ना, ऐसा नहीं है कि हमारा थोड़ा लिक्विडिटी के पर्सपेक्टिव से है वो एलोकेशन, बट ज़्यादा एलोकेशन अगेन we don't differentiate large and mid versus small cap in terms of risk reward. कि हमको as I said even large mid हम लोग जब खरीदते हैं जैसे लगता है कि स्टॉक 3-4 साल में डबल होगा. अगर वो नहीं दिख रहा है तो we may not own that. We are not wedded to saying that we will have X percentage in large and mid. एंड सर वन लास्ट क्वेश्चन आई वांट टू नो. जैसे जब हम लोग फंड्स इवैल्यूएट करते हैं तो हम बहुत सारे रेशियो देखते हैं. अब कैप्चर रेशियो, डाउन कैप्चर रेशियो, रोलिंग रिटर्न्स, स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉर्टिनो रेशियो, देयर आर प्लेंटी ऑफ रेशियोज दैट वी सी. आप एज अ फंड मैनेजर अगर कभी कोई फंड सेलेक्ट करते हो या अपना फंड भी देखते हो तो एक रेशियो या फिर एक मेट्रिक आप हमेशा अपने ध्यान में रखते हो कि ये मेट्रिक मेरा कंट्रोल में रहना चाहिए, वो कौन सा मेट्रिक है? एक्चुअली नहीं है, मतलब ऑनेस्टली मैं ना ये रेशियो में बिलीव नहीं करता हूँ बिकॉज दो चीज़ है ये रेशियो में. एक तो ये थोड़े हिस्टोरिक होते हैं. राइट. तो जैसे अगर 5 साल पहले एक बैंक का बीटा 2 था, अगर वो बैंक इम्प्रूव हो गया है तो बिकॉज ऑफ हिस्ट्री इट विल शो एज हाई बीटा, बट देन बैंक का मैनेजमेंट और ऑपरेशन में भी बेटर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूरे रेशियोज बैकवर्ड लुकिंग है. And the second problem I have is they treat volatility as an enemy, whereas for active stock picker, volatility is a friend, right? राइट. तो अगर illiquid stock बहुत ऊपर नीचे कर रहा है, but अगर fundamentally its value is higher than market price, तो मुझे ये सोचना ही नहीं चाहिए कि वो कितना volatile है. मतलब तो just because the stock price is moving up and down doesn't make a company risky. What makes a company risky is debt ज़्यादा है या fixed cost ज़्यादा है तो उसका margin का volatility ज़्यादा है. तो stock price movement से risk associate करना मेरे ख्याल से is a wrong notion by itself, and lot of these sharp ratios and all do that. I think in not small cap but diversified fund, I see active share. That's a good rule of thumb कि if you are a benchmark fund, how much are you different from the benchmark? Okay. That's a very intuitive thing. But apart from that, I don't see too many ratios actually. ओके सर. एंड वन मोर थिंग सर, आपने दो सेक्टर्स बोले जो आप
एक्टिवली देख रहे हैं, टेक्सटाइल्स है, रियल एस्टेट है, उसके अलावा और कोई सेक्टर है जो आप एक्टिवली स्टडी कर रहे हो और आपको लग रहा है कि यस देयर इज गुड वाइट स्पेस जहाँ पे थोड़ा वेल्थ क्रिएट हो सकता है या फिर वैल्यू नहीं, ड्राइव हो ये सकता थीम हम लोग काफ़ी देख रहे हैं कि अगर सर्विस एक्सपोर्ट्स में बहुत डिसरप्शन आया तो हमको लगता है कि जो बहुत छोटे एक्सपोर्टर्स हैं है? ऑफ कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग गुड्स या फार्मा एपीआई, ये इंडिया में ना last 20-30 years, if you see India's stock market, this is reflecting a very consumption driven economy and a very services exports driven economy. If there's a big change in this trajectory of Indian economy, देखिए consumption is getting थोड़ा hit not just by cyclical factors, but the fact कि अपना demographics is slowly aging. Like we are close to peaking out as a at population level, and this exports is service exports is facing the AI challenge. As we discussed, if we become a manufacturing exporter driven economy at the margin, service exports are still a very important, then that is not in the top 100 stocks. There's hardly any apart from pharma maybe, and pharma maybe most of them are actually domestic companies. But then there are a lot of small caps which are exporting auto ancillaries हो या engineering हो या pharma API हो, some chemicals. तो वो theme I think is very interesting. थैंक यू सो मच सर, आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल कॉन्वर्जेशन एंड आपने बहुत सारे अच्छे इनसाइट शेयर किए एंड यू वर कंप्लीटली ऑनेस्ट इन टर्म्स ऑफ कि आप कैसे सोचते हो, कैसे देखते हो और कैसे इन्वेस्टमेंट्स को समझते हो. सो देयर आर लॉट ऑफ की पॉइंट्स दैट आई थिंक वी एज इन्वेस्टर्स शुड टेक फ्रॉम दिस पॉडकास्ट एंड इट वाज लवली टॉकिंग टू यू. Thanks for having me.